इस वीडियो के बाद आप बूटस्ट्रैप में प्रेजेंट कुछ क्लासेस को यूज करके डिफरेंट पेज लेआउट्स क्रिएट कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। आई होप आपने इस टॉपिक में गिवन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। तो हमारा बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर एग्जाम्पल फोल्डर कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें 4 फाइल्स हैं, bootstrap.css, bootstrap.min.css। ये दोनों बेसिकली सेम फाइल्स हैं। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि मिनिफाइड फाइल में स्पेसेस नहीं होते और उसे कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल होता है। हम इन फाइल्स की डिटेल्स को बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास index.html और style.css फाइल्स हैं और उन्हें भी हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। index.html फाइल में आप नोटिस करिए कि हमने html फाइल के हेड टैग में bootstrap.min.css फाइल और style.css फाइल को लिंक किया है। bootstrap CSS फाइल्स या फिर हमारे केस में bootstrap.min.css फाइल हमेशा HTML फाइल में पहले आएगी और फिर हम अपनी कस्टम CSS फाइल को ऐड करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें अगर कुछ स्टाइल प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करना हो तो हम वो कर सकें। और फिर हमने टॉप पर एक लाइन को ऐड किया है जिसे हमने मीडिया क्वेरीज के टॉपिक में पढ़ा था। हम इसे अपने वेब पेज को डिवाइस फ्रेंडली बनाने के लिए ऐड करते हैं। फिर बॉडी टैग में हमारे पास डिवीजन कंटेनर है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं। कंटेनर, रो और कॉल टर्म से परेशान मत होइए, हम इन्हें थोड़ी देर में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये कोड एक कंटेनर को क्रिएट करता है जिसमें 2 रोज प्रेजेंट हैं और इन रोज के अंदर हमारे पास 3 और 2 कॉलम्स हैं जिन्हें हमने HTML कोड में डिफाइन किया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रोज और कॉलम्स को कलर कोड कर दिया है जैसे ये style.css फाइल में डिफाइंड थे। जैसा कि पिछले टॉपिक में मेंशन था, बूटस्ट्रैप एक CSS लाइब्रेरी या CSS फाइल होती है जिसमें कुछ प्री रिटन CSS कोड होता है। तो bootstrap.css में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा प्री डिफाइंड CSS कोड है। आप देख सकते हैं कि इस फाइल में ऑलरेडी 10,000 लाइन से भी ज्यादा CSS प्रेजेंट है। तो इस फाइल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है जिससे हम बूटस्ट्रैप को यूज कर पाएंगे और इसे अपने HTML में भी यूज कर पाएंगे। अब क्योंकि काफी सारा CSS ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि इसे अपने कोड में ज्यादा से ज्यादा यूज करें जिससे कि हमें खुद से कम CSS लिखना पड़े। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि bootstrap.css को पढ़ना ही बूटस्ट्रैप को पढ़ना है क्योंकि इसे ही हम अपने HTML में यूज करेंगे। चलिए वापस अपनी HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ पर हमने एक क्लास कंटेनर को यूज किया है। कंटेनर एक पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है जिसे जनरली हम पेज या पेज के सेक्शंस के लिए यूज करते हैं। आप याद रखिए कि जब भी हमें वेब पेज के लिए लेआउट क्रिएट करना होता है तो हम हमेशा div एलिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। और अगर हम bootstrap.css फाइल को चेक करें तो हम वो क्लास कंटेनर देख सकते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज इस डिवीजन पे एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास HTML में रो क्लास है और अगर हम बूटस्ट्रैप में चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज रो क्लास पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही हैं। ये रो एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करेगी और खुद एक फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी और रोज के अंदर जितने भी कॉल्स हैं वो सब फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। चलिए इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करके समझते हैं। हम फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करेगा। अब आप इस रो से एसोसिएटेड स्टाइल्स को देख सकते हैं। हमने रोज और कॉलम्स के बॉर्डर कलर के अलावा इन स्टाइल्स को अपनी CSS फाइल में नहीं लिखा है। ये सारे स्टाइल्स bootstrap.css फाइल से लोड किए गए हैं। क्लास रो के लिए आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी इस रो को एक फ्लेक्स कंटेनर बना रही है और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर इमीडिएट डिव्स को वो फ्लेक्स आइटम्स बना रही है। अब अगर हम कॉल 4 पर क्लिक करते हैं तो उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को खुद से इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है जैसे हमारे केस में 4 और 6। इन नंबर्स का स्पेशल मीनिंग होता है जो हमें यह बताता है कि वो कॉलम रो में कितनी विड्थ लेगा। तो 4 का मतलब है कि कॉलम 33.33% की विड्थ लेगा और 6 का मतलब है कि कॉलम की विड्थ 50% होगी जिसे आप बूटस्ट्रैप फाइल में भी देख सकते हैं। पर चलिए मैं आपको ये एक अलग तरीके से समझाता हूं। बूटस्ट्रैप हैज अ 12 ग्रिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि हर रो 12 इक्वल सेक्शंस में डिवाइडेड होती है और हर कॉल या कॉलम स्पेस का n/12 हिस्सा ले सकता है जहां n की वैल्यू 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर आप बूटस्ट्रैप फाइल में देखें तो कॉल की हर वैल्यू के लिए एक प्री डिफाइंड विड्थ है। हम कॉल्स को जो वैल्यू दे रहे हैं उसके बेसिस पे कॉल डिव्स टोटल अवेलेबल विड्थ के 12 सेक्शंस में से n पोर्शन ले लेंगे। ये टोटल अवेलेबल विड्थ पेरेंट रो एलिमेंट की विड्थ होगी। अब वापस अपने HTML कोड पर आते हैं। फर्स्ट क्लास कॉलम के लिए हमने कॉल की वैल्यू को 4 डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि ये कॉलम 4/12 into 100 की विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 33% ऑफ द पेरेंट एलिमेंट विड्थ। वैसे ही
सेकंड और थर्ड क्लास रोज के लिए भी विड्थ 33.33% होगी क्योंकि उनकी भी कॉल वैल्यू 4 है। ऑल्सो आप नोटिस करिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम को 4 वैल्यू असाइंड है। इससे टोटल वैल्यू 12 हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये सारे कॉलम्स पेरेंट एलिमेंट की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर मैं सेकंड और थर्ड क्लास कॉल की वैल्यूज चेंज करके 6 और 2 कर दूं तो क्या होगा? अगेन टोटल सम 12 है, जिसका मतलब है कि कॉलम्स पेरेंट एलिमेंट की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप हर कॉलम की परसेंटेज विड्थ को कैलकुलेट करिए। तो पहले कॉलम की विड्थ होगी 4/12 इंटू 100 इक्वल टू 33.33% और दूसरे कॉलम के लिए विड्थ हो जाएगी 6/12 इंटू 100 इक्वल टू 50% और फिर तीसरे कॉलम की विड्थ होगी 2/12 इंटू 100 इक्वल टू 16.66%। अब इस केस में सारी वैल्यूज का सम 12 था, पर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां वैल्यूज का सम 12 से ज्यादा या कम आए। तो ऐसे केसेस में लेआउट क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। चलिए मैं पहले वैल्यूज चेंज करता हूं जिससे हमारा सम 12 से ज्यादा आए। यहाँ पर टोटल सम 14 है जो 12 से ज्यादा है और आप देख सकते हैं कि तीसरा कॉल नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया है। अब चलिए मैं नंबर्स दोबारा चेंज करता हूं। ओके, मैं इन्हें 4, 3 और 3 पे चेंज कर देता हूं। यहाँ पर सम 12 से कम है और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है। अब नंबर्स की जगह हम कॉल की वैल्यू को ऑटो भी असाइन कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे कॉल को ये वैल्यू असाइन करता हूं। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये कॉल को बस उतनी ही स्पेस लेने देता है जितनी कंटेंट को फिट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉल को कोई भी वैल्यू असाइन ना करें, इसका मतलब है ये रिमेनिंग एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम 33.33% स्पेस ले रहा है और दूसरा कॉलम सिर्फ उतनी ही स्पेस ले रहा है जितनी कंटेंट को फिट करने के लिए रिक्वायर्ड है और तीसरा कॉलम सारी अवेलेबल स्पेस ले रहा है। अब अगर हम दो कॉलम्स की वैल्यू को कॉल डिफाइन करें तो इस केस में कॉलम्स की विड्थ क्या होगी? दिस इज समथिंग आई विल लीव यू टू फाइंड आउट। तो समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं कि लेआउट क्रिएट करने के लिए हम डिव एलिमेंट कंटेनर से शुरू करते हैं और फिर वेब पेज के लेआउट के हिसाब से हम डिव एलिमेंट के अंदर रोज और कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। हमारे केस में हमने 2 रोज को क्रिएट किया और उन 2 रोज में हमने 3 और 2 कॉलम्स बनाए रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वीडियो में